The masses of 10 kg and 20 kg respectively are connected by a massless spring as shown in a figure। ठीक है, ये 10 kg है और ये आपका 20 kg है, सॉरी 20 kg है, ये 20 kg है और ये 10 kg है। और इस पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है किसी मोमेंट पे, और जिस मोमेंट पे लगाया हुआ है, नहीं किसी मोमेंट की बात कर रहे हैं, उस मोमेंट पे 10 का एक्सेलरेशन दिया है आपको 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो 10 वाला ब्लॉक है ये आगे एसलेट कर रहा है कितने एसलेशन से, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और आपको इसका एसलेशन पूछ रहे हैं कि इसका एसलेशन कितना होगा। ठीक, तो कई तरीके हो सकते हैं इसको करने के। हम इंडिपेंडेंट तरीके से भी कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इंडिपेंडेंट मेथड से करूं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये 10 kg का ब्लॉक है, 12 के एसलेशन से एसलेट कर रहा है, तो स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा इस ब्लॉक पे, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स ये जो उसको एसलेट कराएगा। तो हम इसके स्प्रिंग का फोर्स फाइंड कर सकते हैं कि इस पे आगे की तरफ स्प्रिंग का फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है, ये स्प्रिंग का फोर्स के एक्स कितना लग रहा होगा। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, स्प्रिंग फोर्स के एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। मास 10 kg का है, एसलेशन 12 का है, तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ से पता लग गया 120 न्यूटन आ रहा है आपका। अब वही स्प्रिंग फोर्स 20 kg वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ लगेगा के एक्स। तो अगर हम 20 kg वाले ब्लॉक पे बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है 200 न्यूटन, माइनस बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है के एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन। तो मास कितना है आपका 20 इंटू एसलेशन आपको निकालना है। के एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो के एक्स की वैल्यू 120 डालेंगे तो ये 80 हो जाएगा, तो 80 इज इक्वल टू 20 ए। तो यहाँ से जो एसलेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एसलेशन मिलेगा। तो आपका आंसर बनेगा यहाँ से बी पार्ट। ठीक, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, हम इसको सेंटर ऑफ मास वाले मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए जरा। जैसे कि मान लिया अगर मैं ACM लिखूं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, जो कि टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास के बराबर होगा। टोटल एक्सटर्नल फोर्स 200 न्यूटन लग रहा है और टोटल मास जो है वो 30 kg है। तो ये ACM होता क्या है, तो ACM होता है M1A1 प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस M2। तो 10 M1, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, M1A1 प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस M2, ये होता है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो ये आया आपका 20/3। M1A1 कितना है, तो M1A1 10 kg वाला ब्लॉक M1 मान लेते हैं और उसका एक्सेलरेशन है 12, प्लस M2A2, M2 मास 20 kg है, उसका एक्सेलरेशन A2A फाइंड करना है आपको, अपॉन M1 प्लस M2, तो ये हो जाएगा 30। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट करेंगे ये, और ये 0 इससे इधर मल्टीप्लाई होकर 200 हो जाएगा, और 200 इज इक्वल टू 120 प्लस 20 ए। अब आप ध्यान से देखोगे ये वही इक्वेशन बन गई जो पहले बनी थी। 120 को इधर ला के माइनस कर लेते हैं, 80 इज इक्वल टू 20 ए। तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा वो आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेम इक्वेशन बनी है, सेम ही आंसर आपका है। तो दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को इवोक करें यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं इनिशियली द स्प्रिंग इज अनडिफॉर्म्ड। इनिशियली स्प्रिंग जो है अनडिफॉर्म्ड है, कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है, स्प्रिंग एकदम रिलैक्स्ड है। नाउ ए फोर्स F इज अप्लाइड टू B एज शोन इन ए फिगर। बी पे हमने फोर्स F अप्लाई किया गया। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू A इज x टूवर्ड्स राइट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में B का डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में x है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट आपको दिया x, किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन होगा x, और स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन x होगा तो स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी kx, ऐसे ऐसे। ठीक, क्लियर है। देन द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू a पूछ रहे हैं, b का रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू a। तो चलो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं b का। तो एक्सेलरेशन ऑफ b जो आपका आएगा वो आपका आएगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स होगा F माइनस के एक्स, ये नेट फोर्स हो जाएगा अपॉन मास M, ये आएगा एक्सेलरेशन ऑफ B। अभी तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ A कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ A भी वही आएगा। फोर्स उस पर क्या लग रहा है, तो उस पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है के एक्स अपॉन मास कितना है M। अब आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू A।
दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो ये तो जब आप माइनस करोगे तो एफ माइनस 2kx हो जाएगा अपॉन एम। तो आपका जो आंसर मैच करेगा वो हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहे हैं दो ब्लॉक हैं ए और बी, और ए का मास दिया है 2m और बी का मास दिया है m, आर रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाई ए massless inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut. अभी जरा फोर्सेस देखते हैं क्या क्या लग रहे होंगे, ठीक है। तो बी वाले पे अगर हम अभी देखेंगे तो बी वाले पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, बढ़िया। और रेस्ट में है तो स्ट्रिंग में भी फोर्स कितना लगना चाहिए mg। यहाँ पे भी स्ट्रिंग में कितना फोर्स लग रहा होगा mg, और ए का वेट कितना है 2mg, यानी नीचे की तरफ ए पे फोर्स लगेगा 3mg। तो ये जो स्प्रिंग का फोर्स होगा ऊपर की तरफ वो कितना लगेगा, वो 3mg लगेगा। ये होगी सिचुएशन जब पूरा सिस्टम कहाँ होगा, आपका रेस्ट में होगा। अब आपने क्या किया, अब आपने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया। तो जब आप इस स्ट्रिंग को कट करोगे तो होगा क्या, ध्यान से सुनते जाना। बी तो फ्री फॉल में जाएगा, बी पे कहीं कोई एडिशनल फोर्स नहीं है, बी पे सिर्फ ये वाला mg तो तुरंत खत्म हो गया, ये वाला mg तो खत्म हो जाएगा तुरंत स्प्रिंग को काटते ही। तो बी पे नीचे mg का फोर्स लग रहा है, तो g के एस्लेशन से बी तो नीचे जाएगा, तो बी का एस्लेशन तो g नीचे की तरफ होगा, ये तो पक्का हो गया g। अब बात कर लेते हैं ए की। अब ए पे अगर आप देखोगे तो ए पे ऊपर लग रहा था 3mg, ये तो रहेगा रहेगा भी, और ये उसका वेट 2mg, ये भी रहेगा रहेगा। सिर्फ स्ट्रिंग का फोर्स ये जो mg है ये खत्म होगा, यानी ए की अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ए की कहानी कुछ इस तरह से रहेगी। नीचे उसका अपना वेट 2mg वो लगेगा ही लगेगा, और ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग नहीं कट करी है, स्ट्रिंग कट करी है, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स 3mg ये भी रहेगा उस मोमेंट पे, इनिशियल मोमेंट। तो नेट फोर्स जो है वो mg हो गया ऊपर की तरफ, इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो एक्सेलरेशन ए आएगा ऊपर की तरफ वो आपका आएगा g/2। तो आपका आंसर मिलेगा g/2, g। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। नेक्स्ट सिचुएशन में कह रहे हैं दो ब्लॉक हैं ऑफ मास 2 kg आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 10 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। द अपर ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ बाय ए लाइट स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसमें स्प्रिंग नीचे और स्ट्रिंग यहाँ ऊपर है, ठीक। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बढ़िया है। अब स्ट्रिंग को हमने कट कर दिया और एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं अपर ब्लॉक का, ठीक। अब जरा फोर्सेज पहले देख लें क्या क्या लगेगा। इस पर नीचे क्या लगेगा फोर्स, नीचे 2g लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा 2g होना चाहिए। तो स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे भी नीचे की तरफ क्या लगेगा 2g, और इसका अपना वेट भी लगेगा नीचे की तरफ 2g, तो नीचे की तरफ 4g हो जाएगा, और इस स्ट्रिंग में कितना फोर्स लगेगा 4g। अब हम ए वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं। जब स्ट्रिंग कट कर देंगे, जैसे ही जिस मोमेंट पे आप स्ट्रिंग कट करोगे उस मोमेंट पे होगा क्या कि ऊपर वाला फोर्स 4g खत्म हो जाएगा, तो नीचे वाला फोर्स रह जाएगा। तो नीचे वाला फोर्स कितना था 2g था उसका अपना वेट, और 2g था स्प्रिंग का फोर्स, तो नीचे बस 4g फोर्स रह जाएगा, और मास इसका 2 kg है। तो अगर इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसका 2g आएगा। तो इनिशियल मोमेंट पे ए वाला ब्लॉक 2g एक्सेलरेशन से नीचे एक्सेलरेट करेगा। g आपका 10 है तो 2g कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर बी ब्लॉक के बारे में पूछ रहे हो तो बी ब्लॉक एकदम से मूव नहीं करेगा, इनिशियल मोमेंट पे उसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग ने फोर्स ऊपर लगाया होगा और नीचे उसका वेट लग ही रहा है, 2g बैलेंस हो रहे होंगे, तो इनिशियल मोमेंट पे तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक ब्लॉक है ए, उसका मास m है और लाइट स्प्रिंग के एंड पे कनेक्टेड है, और दूसरे एंड पे एक ब्लॉक है b जिसका मास 2m है, एज शोन इन द फिगर। a इज हेल्ड, b इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नाउ a इज रिलीज, a को रोक के रखा है, b स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, a को रिलीज किया। a को रिलीज करते ही उसका एक्सेलरेशन a दिया है, और नेक्स्ट केस में b को हेल्ड करके रखा है और A इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब B को रिलीज किया, अब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, शायद ऐसा कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो डायग्राम देखते हैं, डायग्राम क्या है। ओके, ये है डायग्राम आपका।
और ए और बी का रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है। ए का मास m है, बी का मास 2m है, ठीक है। तो पहले केस में क्या किया था, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पहले केस में क्या थी सिचुएशन। ए इज हेल्ड, ए को हेल्ड करके रखा है, ए इज हेल्ड एंड बी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नाउ ए इज रिलीज्ड, ए को पकड़ के रखा था, बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम था, ए को रिलीज कर दिया, और ए को रिलीज करते ही उसका एक्सेलरेशन था ए, ठीक है। ये है सिचुएशन। पहले ए को पकड़ के रखा है, ये पहले ए को आपने पकड़ के रखा है। तो जब आपने ए को पकड़ के रखा होगा तो वी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, तो बी पे नीचे फोर्स लग रहा होगा 2mg, तो स्ट्रिंग में टेंशन भी कितना होगा 2mg, तो स्प्रिंग का फोर्स भी कितना होगा 2mg, यानी इस पे फोर्स 2mg लगेगा ऊपर की तरफ, और इसका नीचे mg लग ही रहा होगा, और आपने इसको पकड़ के रखा होगा, वरना ये रुकेगा नहीं। आपने ए को पकड़ के रखा होगा। अब जैसे ही ए को रिलीज करोगे तो ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, ए को जैसे ही आप रिलीज करोगे ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स देखो इस पे क्या लग रहा है 2mg, और इस पे क्या लग रहा है mg, तो नेट फोर्स mg ऊपर की तरफ हो गया, मास इसका m है, तो इसका एक्सेलरेशन g ऊपर की तरफ हो जाएगा इनिशियल मोमेंट पे, ठीक है। 2mg माइनस mg नेट फोर्स हो जाएगा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा g अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक। अब दूसरा केस सोचते हैं कि अगर हमने ए को हेल्ड करके रखा है, ए को रोक के रख, नहीं सॉरी अब नहीं, अब दूसरा केस है। तो एक का तो पता लग गया आपको कि ए जो है वो जी के बराबर आ रहा है, मैं अलग से लिख देता हूँ, ए जो है वो जी के बराबर आ रहा है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, दूसरी सिचुएशन में बी को हेल्ड करके रखा है आपने। जब आप बी को रोक के रखोगे और ए को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लटका दिया, तो ए पे नीचे फोर्स mg लग रहा होगा, तो स्प्रिंग में टेंशन भी mg होगा, स्प्रिंग का फोर्स भी mg होगा, यहाँ भी mg होगा, यहाँ भी mg होगा, और यहाँ पे भी क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, क्लियर। बी को होल्ड करके रखा था, बी पे नीचे फोर्स क्या लग रहा था 2mg, बट स्प्रिंग में फोर्स कितना लग रहा है, स्ट्रिंग में फोर्स कितना लग रहा है mg, बचा हुआ फोर्स आपने बैलेंस किया, आपने रोक के रखा है उसको, ठीक। जैसे ही अब हम बी को रिलीज करेंगे, अब बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बी का एक्सेलरेशन जो होगा वो नीचे फोर्स है 2mg माइनस ऊपर है mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है उसका 2m इंटू एक्सेलरेशन मान लिया b, एक्सेलरेशन b बोला उन्होंने, तो mg तो b जो आ जाएगा वो g/2 आ जाएगा। अब इनका रेशियो पूछ रहे हैं कि a अपॉन बी का रेशियो कितना होगा, तो a अपॉन बी का रेशियो तो आपका 2 आ रहा है, तो एक बार कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, आंसर बनेगा इसका सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हम शायद कर चुके हैं, इसका आंसर 4kx/m आया था, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। हमने ब्लॉक को कितना डिस्प्लेस किया है x, तो जब हम ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे x, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है इसमें इलोंगेशन 2x चाहिए होगा, तो स्प्रिंग का भी इलोंगेशन 2x होगा, तो k इंटू 2x ये फोर्स बन जाएगा, ये टेंशन 2kx यहाँ फोर्स होगा, तो इसमें फोर्स जो आएगा वो 4kx आ जाएगा, तो जो नया एक्सेलरेशन आएगा वो आपका आ जाएगा नया फोर्स 4kx अपॉन मास m। mg कहाँ चला गया, तो इलोंगेशन इसमें पहले भी रहा होगा, उस पहले वाले इलोंगेशन के फोर्स की वजह से mg बैलेंस हो रहा होगा, तो ये जो 4kx है ये टोटल फोर्स नहीं है स्ट्रिंग का, ये नया एडिशनल फोर्स है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, देख लेना, मिल जाएगा। सेम स्प्रिंग इज अटैच विद 2 kg 3 kg एंड 1 kg ब्लॉक इन 3 डिफरेंट केसेस, ठीक है। एक एक्स वही स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग यहाँ है वही स्प्रिंग यहाँ, वही स्प्रिंग यहाँ है। ये जो ब्लॉक्स हैं ये 2 और 3 है, ये 3 और 2 है, और ये भी 3 और 2 है। फिर सेकंड और थर्ड केस में क्या अंतर है, इसमें 1 kg ब्लॉक भी बता रहे हैं, जबकि यहाँ तो कोई 1 kg ब्लॉक दिख ही नहीं रहा है, तो कुछ गड़बड़ होगी फिर तो इसमें। 1 kg ब्लॉक भी कहीं होना चाहिए, अब कहाँ होगा क्या पता। x1 x2 x3 बी द एक्सटेंशन इन द 3 केसेस, और वो उनको कंपेयर करना है। तो x1 x2 x3 एक्सटेंशन जो है ना वो स्ट्रिंग की टेंशन की वजह से होगा, और टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है। और इसी की वजह से स्ट्रिंग का एक्सपेंशन होगा, तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा, और उसी को आप kx के बराबर लिख सकते हो, और यहाँ से आप x फाइंड कर सकते हो। अब ये जो डायग्राम इन्होंने बनाया ये 2 3 2 3 2 3 2 2 3 कर दिए, तो इसके हिसाब से तो x1 x2 x3 तीनों ही बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इस सेटअप के हिसाब से अगर आप सोचोगे, जो डायग्राम इन्होंने बनाया है इसके हिसाब से तो x1 x2 x3 तीनों ही बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ
मिस प्रिंट हो रहा होगा इसमें। मेथड मैंने आपको समझा दिया कि ये सारी वैल्यूज डाल के आपको टेंशन निकालना है, टेंशन को के एक्स के बराबर पुट करना और यहाँ से आपको इलोंगेशन मिल जाएगा, तो फिर आप कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक बीड है एम मास की अटैच टू द वन एंड ऑफ द स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ आर एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट ए ऑन ए स्मूथ वर्टिकल रिंग ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर। द नॉर्मल रिएक्शन एट बी जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज टू मूव इज। नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहे हैं बी पे कितना होगा, ठीक है। अच्छा, उसकी नेचुरल लेंथ क्या थी, नेचुरल लेंथ दी है आपको, हाँ नेचुरल लेंथ उसकी आर है और के की वैल्यू दी है। तो अभी जरा देखते हैं अभी इलोंगेशन कितना हुआ है इसमें, ठीक है, कितना इलोंगेशन हुआ है। तो ये इसका सेंटर रहा होगा, ये रेडियस रही होगी, एंगल कौन सा 30 था, मैंने गड़बड़ कर दिया जी। 30 डिग्री कौन सा एंगल है, 30 डिग्री ये वाला एंगल रहा होगा, ओके ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री रहा होगा, ठीक है, ये वाला एंगल 30 डिग्री रहा होगा, ठीक। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है और ये वाली लेंथ क्या होगी ये हमें निकालनी है, तभी हम इलोंगेशन फाइंड कर पाएंगे। अगर वो 30 डिग्री है तो इधर वाला भी 30 डिग्री रहा होगा, तो ये आपका 120 डिग्री हो गया। तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ही गिरा देते हैं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ही अगर हम यहाँ से गिरा देते हैं इस तरह से, तो आधी लेंथ कितनी होगी, तो ये आर है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी आर अपॉन कॉस 30। अगर आप इस ट्राइंगल में अलग से बना देता हूँ, अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे इस तरह से, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया आपने, तो आपको हाइपोटेन्यूज पता था और आप बेस निकालने की कोशिश कर रहे हो, यही तो निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या बनेगा आर अपॉन साइन 30 और आर अपॉन साइन 30 ये वाला भी हो जाएगा। तो जो टोटल लेंथ होगी इसकी वो हो जाएगी 2r अपॉन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये लेंथ आपकी आ गई 4r अपॉन √3, ठीक। तो इलोंगेशन कितना होगा, इलोंगेशन हो जाएगा टोटल लेंथ में से नेचुरल लेंथ माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4r अपॉन √3 माइनस r, ये इलोंगेशन हो जाएगा। तो फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स के एक्स होता है, तो के कितना दिया है, के दिया है √3 + 1 टाइम्स mg अपॉन r इंटू एक्स कितना है, अगर हम r कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 4 माइनस √3 अपॉन √3, ये आएगा, r से r क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये आपका आ गया आपका फोर्स, √3 + 1, कुछ मेरे हिसाब से वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए ताकि कैंसिल वैंसिल हो जाना चाहिए था कुछ, 4 माइनस √3 इंटू mg। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक किया हमने, क्योंकि 30 डिग्री एंगल तो मैंने वो मान लिया अपनी मर्जी से लिखा, तो यहाँ था 30 डिग्री, तो वही होगा 30 डिग्री। तो अगर ये r है, ये एंगल 30 डिग्री है, बेस निकालना है, तो r अपॉन कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2, तो r अपॉन √3/2 इंटू 2, सब कुछ ठीक ही लग रहा है, देखेंगे चलो, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। अब जरा नॉर्मल रिएक्शन के बारे में और फोर्सेस वगैरह अगर हम देखें तो क्या होगा, ठीक है। तो इधर तो फोर्स लग रहा होगा के एक्स, ये फोर्स लग रहा होगा के एक्स, ये जो फोर्स एफ है, बाकी एम जी नीचे भी लग रहा होगा। अब हमें इनके वो कंपोनेंट देखने हैं जो परपेंडिकुलर होंगे, रिंग के परपेंडिकुलर होंगे, इस डायरेक्शन में कौन से कंपोनेंट होंगे, वही तो आगे बढ़ के क्या देंगे, नॉर्मल रिएक्शन देंगे, ठीक। तो ये डायग्राम थोड़ा ढंग से बना लेते हैं एक बार। ये है सिचुएशन और ये इसका मान लिया सेंटर है, ये सेंटर वाली लाइन है और ये स्प्रिंग के फोर्स वाली लाइन है, इस तरह से सिचुएशन। अब सारे फोर्सेस दिखाएंगे। इधर जो फोर्स लग रहा है वो आपका है एफ, तो एफ का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, तो ये एंगल भी 30 डिग्री है, तो ये होगा एफ कॉस 30, ठीक। बाकी यहाँ लग रहा है एम जी। अब अगर ये एम जी है और ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, तो देख लेते हैं जरा। अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाऊँ, ध्यान से देखते जाना, यहाँ मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई, मुझे एंगल चाहिए, वो एंगल कितना होगा, ठीक है।
तो ये वर्टिकल लाइन बनाई है, तो ये एंगल 30 था, ये वाला एंगल 30 था, ये पूरा 120 डिग्री होगा, ये आपका 90 हो गया, तो ये 30 हो गया, तो यानी ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो एम जी का इधर कंपोनेंट एम जी कॉस 30 आ रहा है, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन बनने वाली है इधर, ये किस किस को बैलेंस करेगी, ये बैलेंस करेगी आपकी एफ कॉस 30 प्लस एम जी कॉस 30 को। एफ का तो बहुत अजीब सा आंसर है, √3 + 1, या मुझे लगता है मैंने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया, 4 - √3 अपॉन √3 टाइम्स एम जी, और cos 30 तो cos 30 फिर से √3/2 हो जाएगा, प्लस एम जी cos 30 तो एम जी टाइम्स √3/2, तो ये √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एम जी अगर हम कॉमन ले लें, mg/2 कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं आज क्या होने वाला है। तो mg/2 कॉमन ले लेंगे तो पहले वाले फैक्टर में ये बचेगा, तो इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 4√3 - 3 + 4 - √3, प्लस दूसरे में से अगर आप mg/2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा ये √3, ये बच रहा है। देखते हैं क्या आने वाला है, mg/2 तो 4√3 - √3 करो, अच्छा ये -√3 प्लस √3 से कैंसिल ही कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 4√3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, +1 बचेगा। तो ये बहुत अजीब सा आंसर आया है जो कि इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, एरर समझ में आ गया, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही गलती कर दी थी इसमें। जब इसकी हमने परपेंडिकुलर डाला था तो कुछ मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैं ये एंगल 30 डिग्री है और हमें ये वाली लेंथ चाहिए थी, तो वो r cos 30 होगा, ना कि r अपॉन cos 30, यानी वो हो जाएगा r√3/2। तो टोटल लेंथ जो हो जाएगी इंटू 2 करेंगे तो r√3 हो जाएगी। अब होते जाएगा आराम से, ये होगी l लेंथ। आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। और आप सोच रहे होगे सर पता नहीं क्या कर रहे हैं आज। इलोंगेशन कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा r√3 - r, यानी r टाइम्स √3 - 1, ये इलोंगेशन आ जाएगा। और k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा, तो फोर्स कितना आ जाएगा आपका k × x। ठीक है, तो k कितना है, k है आपका √3 + 1 टाइम्स mg/r इंटू r टाइम्स √3 - 1, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा mg, और ये a + b a - b तो होता है a² - b², यानी 3 - 1 मतलब 2 mg आ गया ये फोर्स, सिंपल एकदम। अब इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा जो नॉर्मल रिएक्शन देगा, वो f cos 30 था, और उधर से mg cos 30 था, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आपका आएगा वो आ जाएगा f cos 30 प्लस mg cos 30। f कितना है 2 mg, तो 2 mg cos 30 करेंगे तो √3/2 प्लस mg cos 30 करेंगे तो ये भी √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये √3/2 और ये √3, तो ये 3√3/2 हो जाएगा, 3√3/2 टाइम्स mg। तो आपका आंसर मैच करेगा डी पार्ट। समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने कहाँ गड़बड़ कर दिया, r अपॉन cos 30 कर दिया मैंने, जबकि वो था r cos 30, और ये आपका डी पार्ट आंसर मैच कर गया।